तो हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। तो चलिए 120 प्रश्न मैं सॉल्व करा चुका हूं और 121वां प्रश्न मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं सीडीपी का। और बहुत सारे लोग का कल एग्ज़ाम पड़ेगा, परसों यानी कि 7 तारीख को। कुछ लोग का 8 को एग्ज़ाम पड़ेगा। यानी कि हमें लगता है कि जिनका सेकेंड पाली में यानी एक ही पेपर है उनका 7 को है, और जो लोग 2 पेपर डाल के रखे हैं उनका 8 को एग्ज़ाम पड़ेगा, है ना। तो आप सभी लोग अपना पेपर फटाक से हमें शेयर कीजिएगा ताकि हम उस पर बता सकें कि कितने नंबर का आप सभी लोग प्रश्न करके आए हैं, है ना। चलिए मिलते हैं इसी के साथ अपने वीडियो में और चर्चा करते हैं कि हमारा अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिगम में बाधा उत्पन्न होता है। अधिगम का तात्पर्य होता है पढ़ाई करना। अब पढ़ाई में यानी अधिगम सीखना, सीखने में ऐसी कौन सी चीज़ है, हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा ही ऑप्शन जाएगा कि बाधा उत्पन्न करता है। चलिए आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसमें से बाधा कौन उत्पन्न करता है। पहले पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करना, यानी जो हमें पहले पढ़ाया गया हो उसके बारे में संबंध करना। सही है, काफ़ी हद तक सही है कि पढ़ाए गए विषय से ज्ञान को संबंध करना, दोनों के जो पहले पढ़ाया गया हो उसके बारे में संबंध करना चाहिए। लेकिन और ऑप्शन हमारे पास हैं, उनको पढ़ना जरूरी है। देखते हैं क्या सबसे सटीक आंसर कौन देता है। सीडीपी एक ऐसा चीज़ है जिसमें 2 प्रश्न हमें बिल्कुल सही लगते हैं और उसमें से हमें ये निचोड़ निकालना होता है कि कौन सा 100% करेक्ट है ना। अगला प्रश्न है कि विद्यालयी संस्कृति से विमुखता का अभाव। ये तो हमारा प्रश्न बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पुराने ज्ञान को नए ज्ञान के साथ संबंध बनाना, अर्जित करना। लेकिन इसमें पूछ क्या रहा है, बाधा उत्पन्न करना, यानी निगेटिव चीज ढूंढ रहा है। क्या ढूंढ रहा है? निगेटिव। तो यानी हमारे ऑप्शन में से हमें ढूंढना क्या है, निगेटिव ढूंढना है। अब ये प्रश्न हमें निगेटिव लग रहा है। क्यों? क्योंकि विमुखता का मतलब होता है अनदेखा करना, है ना। तो हमें क्या करना है, अपनी संस्कृति को अनदेखा करना है। जी नहीं, अनदेखा तो नहीं करना है। आगे हम प्रश्न पढ़ के देखते हैं। कह रहा है बहुसंवेदी उपागम का क्रियान्वयन करना, यानी कि बहुत सारे उपागम मतलब लर्निंग मटेरियल, उनका हम लोग ध्यान रखें। जी हाँ, बिल्कुल सही है, इसका ध्यान रखना चाहिए। तो ये भी हमारा पॉजिटिव है। आगे कह रहा है रचनावाद यानी क्रिएटिविटी पर आधारित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधता, है ना। तो प्रविधियाँ, इनको हमें ध्यान में रखना है, यानी शिक्षण से संबंधित जितनी क्रिएटिव क्लास हैं उसको हमें ध्यान में रखना है। तो ये भी हमारा पॉजिटिव जाएगा। यानी कि हमारे 3 ऑप्शन पॉजिटिव है, पहला भी पॉजिटिव, तीसरा भी पॉजिटिव और चौथा। यानी अब विमुखता की बात कर रहा है, अनदेखा करने का बात कर रहा है, तो निगेटिव का भाई निगेटिव, यही ऑप्शन सही जाएगा, है ना। यानी हमें निगेटिव प्रश्न देना था, निगेटिव का भाई निगेटिव। अगला है, कह रहा है कि प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील का मतलब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। अब अगर हमें प्रोग्रेसिव एजुकेशन की बात करना है, यानी प्रगतिशील कक्षा होनी चाहिए, तो सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। बिल्कुल सही है, सीखने का जो स्वरूप होता है यह सामाजिक होना चाहिए, है ना। यानी सोशल से, समाज से जितना बेहतर अगर बच्चों को इंटरेक्ट करके सिखाओगे उतनी अच्छी लर्निंग सीखेंगे बच्चे, है ना। अगर दूसरा बात कर ले जाए, पाठ्य पुस्तकें सीखने का एक मात्र स्रोत है। जी नहीं, पाठ्य पुस्तक नहीं है, समाज भी है। सबसे पहला अगर हम प्राइमरी स्टेज कर लें, बच्चे माँ बाप से सीखते हैं। सेकेंडरी सोशल अपने स्कूल से सीखते हैं, है ना। फिर अगर थर्ड की बात करें तो अपने पूरे समाज से इंटरेक्ट करके सीखते हैं, दोस्तों से सीखते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे सभी चीज़ों से सीखने का काम करते हैं। आगे कह रहा है तीसरा ऑप्शन, बैठने की व्यवस्था पूरी तरीके से तय करना। जी नहीं, ये पहले क्या होता था कि कक्षा में सीट प्लानिंग कर दी जाती थी, बच्चों को तुम्हें यहीं ही बैठना है और जो बच्चे आगे बैठते हैं वो आगे ही, पीछे वाले पीछे बैठेंगे। ऐसा नहीं, सीट व्यवस्था तय नहीं करना है। कोई बच्चा स्वतंत्र है, हर बच्चे जहाँ चाहे अपने स्वेच्छानुसार बैठ सकते हैं। ऐसा हमें करिकुलम बना के चलना है। यानी किसी बच्चे को दबाव नहीं देना है, अनदेखा नहीं करना है। ना ही ये देखना है कि ये अच्छे घर के बच्चे हैं तो इनको आगे बिठाएं, ये अच्छे घर के नहीं हैं तो इनको पीछे बिठाएं, है ना। ये चीज़ मुझे नहीं करना है। यानी पूरी तरीके से हमें इंक्लूसिव एजुकेशन पढ़ाना है, यानी कि पाठ्यचर्या को लचीलापन प्रदान करना है ना। आगे कह रहा है पाठ्यचर्या मानकीकृत। जी नहीं, मानकीकृत नहीं करना है हमें। मानकीकृत निगेटिव के अंतर्गत आएगा। अगर मानकीकृत कहीं भी सीटेट के एग्जाम में दिखता है, सीधा वहां काट दो,
मानकीकृत देख लो तो प्रश्न निगेटिव है ना, स्टैंडर्डाइज हमें नहीं रखना है। तो हमारा पहला ऑप्शन सही जाएगा, सीखने को स्वतंत्र रूप से सामाजिक रूप से हमें रखना है ना, स्वतंत्र और सामाजिक रूप से। सीखने के प्रारूप की अगर हम बात कर लें, अगला प्रश्न हमारा है, कह रहा है इंक्लूसिव एजुकेशन यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है। आइए हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं कि किसकी जानकारी देता है। हमारे 4 ऑप्शन हैं, कमेंट करके बताइए सब लोग। कह रहा है विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जाती है, सही है काफ़ी हद तक। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थी उसके सहपाठियों की तुलना, हमें विद्यार्थियों के बीच में कभी तुलना नहीं करना है, ये निगेटिव जाएगा, है ना। अगर तुलना करोगे तो बच्चों के अंदर हीन भावना उत्पन्न होगा कि वो मुझसे पढ़ने में तेज हैं, अध्यापक ही तुलना कर रहे हैं, तो हमें तुलना नहीं करना है। अगला प्रश्न कह रहा है विद्यार्थियों के सीखने में कमियां, अभाव ताकि उसकी असफलता की पुष्टि पहचान की जा सकती है ना, या की जा सके। जी नहीं, अब यहाँ भी अगर छोटा बच्चा है उसे उसमें कमियां हैं, असफलताएं दिख रही हैं, तो ये तो नहीं है कि बाकी आगे चल के वो विफल ही होगा, बहुत अच्छा इंसान बन जाएगा ना। जैसे बहुत सारे टीचर होते हैं, जब बच्चा होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाता तो उसको डांटते मारते हैं कि तुम अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे, और वही बच्चा क्या बन जाता है, बहुत अच्छा आगे चल के डॉक्टर बन जाता है, इंजीनियर बन जाता है। तो हम बचपन में किसी बच्चे की तुलना नहीं कर सकते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा अपने जीवन में, बहुत कुछ कर सकता है ना। ऐसा एक टीचर को ऐसे होना चाहिए। अगला टॉपिक हमारा क्या है, विद्यार्थी की रटने की क्षमता की जानकारी। रटने वाले करिकुलम को हमें निगेटिव रखना है, ताकि अब हमें बच्चों को रटाना नहीं है, क्या कराना है, क्रिएटिव क्लास रखना है, रटा के नहीं पढ़ाना है। अगर रटा के पढ़ाओगे तो बच्चे केवल रट्टू बनेंगे, हमें समाज से इंटरेक्ट करा के। यानी हमारा पहला ही प्रश्न सही जा रहा है, बाकी सारे के सारे निगेटिव जा रहे हैं। अगला टॉपिक कह रहा है, अगला टॉपिक है कि निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। अब अगर हम प्रतिभावान विद्यार्थी की बात कर लें, धीमी समझ, ऐसा हो ही नहीं सकता। जो विद्यार्थी प्रतिभावान होगा उसकी समझ बहुत तीव्र गति से होगा। जिज्ञासा में कमी, प्रतिभावान विद्यार्थी में जिज्ञासा में कमी होगी, जिज्ञासु होंगे। सोच में सटीकता की आवश्यकता, ये बहुत सही है ना। या आसान कार्य को चुनने की प्रवृत्ति, जो प्रतिभावान विद्यार्थी होंगे वो आसान कार्य को जल्दी नहीं चुनेंगे, वो हार्ड टास्क लेकर चलते हैं। अगला टॉपिक हमारा है, अगला टॉपिक ये है कि एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किसके विकास को सुगम बना रहा है ना। एक ध्यान रखते हुए, किसको, घोषणात्मक ज्ञान या प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, रट कर याद करना, ये सब निगेटिव जाएगा, है ना। अगर हम बात करें, किसकी बात करें, विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की और संज्ञानात्मक क्षमता की, तो अधिसंज्ञान हमारा आंसर जाएगा, अधिसंज्ञा जाएगा, क्या जाएगा। अगला हमारा टॉपिक है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। बहुत अच्छा प्रश्न। आंतरिक प्रेरणा की अगर हम बात कर लें, आंतरिक प्रेरणा तो माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए, ये बाह्य प्रेरणा हो जाएगा कि हमें दंड से बचने के लिए पढ़ाई करना है। एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन करना, ये भी सही है। यानी हमें ये इंटरनल होगा, अपने मन से पढ़ाई करना है, इंटरनल होगा कि हमें अपने गतिविधियों के लिए क्या करना है, रुचि के साथ पढ़ाई करना, तो ये होगा पॉजिटिव हमारा। शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन नहीं, प्रशंसा के लिए नहीं, यानी शिक्षकों के द्वारा प्रशंसा प्राप्त करने के लिए। आगे प्रतियोगी जानकारी के लिए, ये सब बाह्य हो जाएगा कि हमें समाज से बहुत अच्छी प्रशंसा मिल जाए, वाहवाही मिल जाए, इसके लिए पढ़ाई करें, तो ये बाह्य जाएगा। हमारा दूसरा जाएगा कि रुचि करके, इंटरनल ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंटरनल। अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक कह रहा है कि बाल विकास के क्षेत्र में मस्तिष्क नमनीयता संप्रत्यय क्या सुझाता है ना, क्या सुझाता है। तो बाल्यावस्था और किशोरावस्था की पूरी अवस्था संज्ञानात्मक विकास के लिए संवेदनशील अवस्था है।
सही है ना। एक प्रश्न सीडीपी में बहुत बार देखने को ये चीज़ मिल जाता है कि जो सीडीपी में लॉन्ग ऑप्शन दिखे वो ऑप्शन 100% सही जाता है। सीडीपी का ये ट्रिक सब लोग अपना लीजिए कि जो आप सभी को लॉन्ग सबसे ज़्यादा दिख रहा है वो 100% सही जाता है। वैसे कहीं गेट बाई चांस ये तुक्का मारने वालों के लिए है कि अगर तुक्का मारना ही चाहते हो तो जो सबसे लॉन्ग आंसर ऑप्शन दिखे उसी तुक्का मारो। केवल, जहां केवल दिखे निगेटिव, विकास सभी बालकों में एक समान दर से होता है, नहीं समान दर से नहीं होता, विभिन्न दर से होता है। ये नहीं कि एक बालक की मस्तिष्क को देख करके तुम सभी बालकों के मस्तिष्क की आयु को वो क्राइटेरिया निर्धारित कर दो कि इतना ही इंटेलिजेंस होगा, नहीं, सभी बच्चों की सोच, विकास आचरण डिफरेंट होती है, अलग अलग होता है। अगला है, एक क्षेत्र में विकास दूसरे क्षेत्र के विकास को प्रभावित नहीं करता है। जैसे अभी मान लो आपको कार चलाना आता है तो ट्रक चलाना सीख जाओगे ना, ट्रैक्टर चलाना आता है, कार चलाना आसानी से जान जाओगे ना। तो ये एक क्षेत्र का नॉलेज दूसरे क्षेत्र में प्रभाव दिखाता है। तो यहाँ भी अगर है नहीं तो निगेटिव। अगला टॉपिक हमारा है कि किसी व्यक्ति की आनुवांशिकता से संबंधित कारक और वातावरणीय परिवेश से संबंधित स्रोत, है ना, इसका कौन ऑप्शन सही जाएगा। कह रहा है कि का विकास पर कोई प्रभाव नहीं, प्रभाव पड़ता है, आनुवांशिकता और वातावरण ये दोनों का प्रभाव पड़ता है। आगे कह रहा है, एक जटिल तरीके से पारस्परिकता द्वारा विकास के रूप देते हैं। आगे हम देख लेते हैं। पहले कह रहा है कभी पारस्परिकता नहीं करते हैं, ना ही विकास को प्रभावित करते हैं। देखो, पारस्परिकता भी करता है और विकास को प्रभावित भी करता है, ये भी गलत चला जाएगा। यानी पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है, चौथा देखते हैं कि ये भी सही है, गलत है। कह रहा विकास बहुत ही कम प्रभाव डालते हैं, विकास बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं, विकास पर बहुत प्रभाव डालते हैं। आनुवांशिकता भी, और आनुवांशिकता के साथ साथ में वातावरणीय कारक बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जैसे वातावरण में आपके बच्चे होंगे वैसे सीख को अपनाएंगे। अगला टॉपिक है, चाइल्ड एक्वायर द एर्लिस्ट सोशलाइजेशन लेसन फ्रॉम। लेसन फ्रॉम क्या होगा, आइए देखते हैं। स्कूल कौन सा, प्राइमरी है, एक्वायर चाइल्ड ही, प्रारंभिक माता पिता द्वारा होगा। प्रारंभिक जो है एक्वायर नॉलेज, बालक अपना प्रारंभिक सामाजिकरण किसके द्वारा सीखता है, माता पिता के द्वारा। थोड़ी देर पहले बताया हूँ, वीडियो के द्वारा, विद्यालय के द्वारा सेकेंडरी है, मीडिया थर्ड पे आएगा, अखबारी मीडिया वगैरह थर्ड पे आएंगे, और ये जो प्रारंभिक पे आएगा ये माता पिता के द्वारा आएगा। सेकेंडरी विद्यालय जाएगा। अगर सेकेंडरी पूछ रहा है विद्यालय पे ऑप्शन ठोक दो। अगला टॉपिक है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से किस चरण पर बच्चे वस्तुओं का वर्णित करने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करने लगते हैं। अगर इसकी हम बात करें संवेदी गत्यात्मक, तो संवेदी गत्यात्मक होगा नहीं, इसमें बच्चे संवेदनशीलता केवल रखते हैं। पूर्व संक्रियात्मक हमारा जाएगा, क्योंकि इसमें बच्चे जो होते हैं इसमें वो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास संकेत के माध्यम से सीखना स्टार्ट करते हैं, तो पूर्व संक्रियात्मक हमारा सही जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक में जब कोई सामने वस्तु होगा तब, औपचारिक संक्रियात्मक इसमें भी नहीं होगा, यानी हमारा ऑप्शन सेकंड सही जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न हमारा है कि जीन पियाजे के अनुसार मस्तिष्क में ज्ञान की व्यवस्था संरचनाएं क्या कहलाती हैं, है ना। तो क्या कहलाती हैं, संचालन कहलाती हैं, स्कीमा कहलाती हैं, या अनैच्छिक कहलाती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं, या संप्रत्यय। तो ये स्कीमा कहलाएंगी, बच्चों के दिमाग में स्कीमा बना लेते हैं प्रत्यय के बारे में। समीपस्थ विकास स्कैफोल्डिंग, अगला प्रश्न है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र अधिगम में संप्रत्यय की चर्चा निम्न में से किसने की है ना। तो अगर इनकी हम बात करें संप्रत्यय, इसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं, समीपस्थ विकास, तो इसको लेव वाइगोस्की महोदय ने किया है स्कैफोल्डिंग का, यानी किसी को कम नॉलेज है और थोड़ा नॉलेज में इंप्रूव कराना, बढ़ावा दिलाना। अगला प्रश्न है कि चिंतन प्रक्रिया का वर्णन करते हुए लेव वाइगोस्की स्पष्ट रूप से ... की महत्ता
पर जोर देते हैं। किस पर जोर देते हैं? संस्कृति पर, परिपक्वता पर, पुनर्बलन पर या नकारात्मक पुष्टि पर? तो ये संस्कृति पर बल देते हैं। किस पर देते हैं? संस्कृति पर। अगला टॉपिक हमारा है, निम्न में से किसने बच्चों और वयस्कों में नैतिक तार्किकता का वर्णन करने के लिए विकास चरणों का एक क्रम सुझाया है? वी.एफ. स्किनर, हावर्ड गार्डिनर, लॉरेंस कोहलबर्ग, लेव वाइगोस्की। तो इनकी अगर हम बात कर लें तो लॉरेंस कोहलबर्ग महोदय हैं। अगला टॉपिक हमारा है कि ये कहता है, एक अध्यापक को कक्षा में कई प्रकार की अध्यापन अधिगम सामग्री और शैक्षिक संसाधन प्रदान करने चाहिए और विद्यार्थियों को उन्हें जांचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है। आर तर्क कर रहा है, एक सहायक माहौल में विद्यार्थी ज्ञान निर्माण करने में सक्षम है। सही है, यानी ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। अगला टॉपिक है कि बुद्ध लब्धि आईक्यू परीक्षणों की आलोचना करने का आधार क्या है? अगर हम इसकी बात कर लें तो पक्षपाती मानदंड, यानी पक्षपात इसमें क्या था? लॉरेंस कैरोल गिल्गन ने इसका विरोध किया था। कैरोल गिल्गन ने इसलिए विरोध किया था कि सिर्फ और सिर्फ आईक्यू को माध्यम अगर बनाया गया था तो उन्होंने क्या किया था? पुरुषों को ध्यान में रखा था, स्त्रियों को छोड़ दिया था। इसलिए कैरोल गिल्गन ने इसका विरोध किया था। लेव वाइगोस्की के अनुसार भाषा क्या है ना? तो चिंतन में बाधक है। जी नहीं, चिंतन में बाधक नहीं होगा। चिंतन को सुसाधित करती है। जी नहीं, सुसाधित तो हाँ, चिंतन को सुसाधित करती है। अगला, चिंतन को सुसाधित करने में कोई भूमिका नहीं निभाती है। भूमिका निभाती है ना? बाधा नहीं होगा, निगेटिव। और चिंतन पर बहुत कम प्रभाव डालता है, यानी हमारा ऑप्शन सेकंड सही जाएगा। क्योंकि ये जो लेव वाइगोस्की के अनुसार अगर भाषा की बात कर लें तो भाषा चिंतन को सुसाध करती है, यानी भाषा को सुधारने का काम करती है। सेकंड हाँ सही है। अगला है कि वैकल्पिक विषयों के चुनाव में लड़कियों के लिए गृह विज्ञान का विषय और लड़कों के लिए शारीरिक शिक्षा के विकास को सीमित कर देने की प्रथा किस पर आधारित है? बहुत अच्छा प्रश्न। अगर लड़कियों के लिए सिर्फ गृह विज्ञान और लड़कों के लिए कौन सा? शारीरिक शिक्षा कौशल, तो यहाँ जेंडर रूढ़वादिता की बात की जा रही है। जेंडर रूढ़वादिता यानी जेंडर स्टीरियोटाइप की बात की जा रही है। लिंग भेदभाव इसको कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिंग भेदभाव। समानता तो की जा नहीं रही है। अगर समानता होता तो हमारे देश में ये नियम पारित होता कि लड़के भी गृह विज्ञान पढ़ सकते। क्या खाना बनाने की आवश्यकता लड़कों को नहीं पड़ता? बहुत सारे ऐसे 5 स्टार होटल में देखोगे, वहाँ पर लड़के ही खाना बनाने का काम करते हैं, कुक का काम करते हैं। तो यहाँ पे लड़कियों के लिए निर्धारित कर दिया गया कि विज्ञान, गृह विज्ञान लड़कियाँ ही पढ़ेंगी और जो शारीरिक शिक्षा है इसको लड़के पढ़ेंगे। जैसे आप सभी लोगों, और समावेशी तो बिल्कुल नहीं है, खोज उपागम भी नहीं है, ये सब निगेटिव है ना? यही यहाँ पे जेंडर रूढ़वादिता पर ध्यान दिया गया कि लड़कियाँ गृह विज्ञान पढ़ेंगी, लड़के शारीरिक शिक्षा पढ़ेंगे। जैसे क्या है कि लड़कियों को बहुत सारे घरों में देखने को मिलता है, तुम्हें गुड़िया मिलेगा खेलने को और लड़कों को फुटबॉल। अगर लड़की बोल दे कि मुझे फुटबॉल चाहिए तो कहते हैं कि तुम लड़की हो, तुम फुटबॉल खेलोगी, है ना? ऐसे प्रश्न सवाल उठाते हैं। तो वहाँ पे जेंडर रूढ़वादिता की बात की जाती है। और जेंडर भेदभाव मिटाना चाहिए, लेकिन नहीं, देखो कब भारत में मिटता है कुछ पता नहीं। कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में क्या है ना? चलिए बात करते हैं डट क्या है। समस्या है कक्षा में विविधता अध्यापन अधिगम प्रक्रिया क्या है? समस्या तो होगा नहीं, विविधता। संसाधन है, सही है, संसाधन। रुकावट नहीं है, बाधा भी नहीं है। अगर रुकावट बाधा ऐसा मान लोगे तो क्या यार टीचिंग करोगे, है ना? अच्छे टीचर नहीं हो, समझ लो। यानी उसमें वहाँ पे हमें संसाधन मानना है। जितनी विविधताएं होंगी सब संसाधन के रूप में कार्य करेंगी। नई नई खोज, नई नई प्रणाली, नई नई तकनीक हमें देगा।
निम्न में से किस प्रकार का मूल्यांकन विद्यार्थियों के लिए अधिगम का रूप बन जाता है। दरअसल अगर हम बात कर लें अधिगम का रूप बन जाता है तो कह रहा है सत्र के अंत में अध्यापन द्वारा किए गए मूल्यांकन। सत्र के अंत में नहीं होना चाहिए, इसका ऐसा करिकुलम बनना चाहिए कि बीच बीच में बच्चों का मूल्यांकन होते रहना चाहिए, है ना, कि बच्चा कितना सीख पाया, या एक चैप्टर खत्म करने के बाद में मूल्यांकन करते रहो। सत्र से पहले विशिष्ट शिक्षक द्वारा किया गया मूल्यांकन, यह भी नहीं होना चाहिए। सारे शिक्षक विशिष्ट होते हैं, है ना, शिक्षकों में कैसा भेदभाव। विद्यार्थियों द्वारा किया गया स्वमूल्यांकन, बहुत सही। विद्यार्थियों के द्वारा अगर स्वयं मूल्यांकन किया जाता है, ये सबसे अच्छा क्रिएटिव माना जाता है कि अगर बच्चे टीचर से सवाल करें, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछें, तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विद्यार्थी, है ना। मानकीकृत तो होगा नहीं, मैंने पहले बता दिया था, पढ़ने की आवश्यकता नहीं है मानकीकृत। चलो एक यही सॉल्व करा दे रहे हैं और उसके बाद में अपने क्लास को बंद करते हैं। नहीं, अब 20 हो गए, 20 प्रश्न मैंने आज को सॉल्व करवाया है। तो आप सभी लोग कमेंट करके बताइएगा कि हमारा प्रश्न कैसा रहा, और सीडीपी में लगभग जो 7 और 8 में आने वाले पेपर हैं उसमें आएगा, और इसको आप सभी लोग के लिए HW है कि इसको कमेंट करके बताइए कि इसका ऑप्शन कौन सा सही है। ठीक है, चलिए HW एक प्रश्न।